हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेक्चर में देरी हो रही है इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा लगातार कंटिन्यू आपके जो लेक्चर हैं वो डिलीवर होते रहें। तो आज हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक जो है ज्योग्राफी की, भूगोल की, उस पुस्तक का जो आपका सेकंड चैप्टर है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में ये कंप्लीट टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने हैं। इसमें हम सौरमंडल तक आरंभिक जो है पृथ्वी के जो सिद्धांत हैं, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक और जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तारों की उत्पत्ति के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रहों के निर्माण के बारे में और हमारे सौरमंडल के बारे में। तो इस वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। जो आगे वाले जो टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पार्ट 2 में एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इन 2 वीडियो में ये कंप्लीट चैप्टर पूरा करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो के माध्यम से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करने की कोशिश कीजिए। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम ये लेसन शुरू करते हैं। तो ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के विषय में जो ये लेसन है, इसमें बेसिकली पृथ्वी की और हमारे सौरमंडल की जो उत्पत्ति और विकास हुआ है उसके विषय में 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। तो अगर हम इनको दोनों को बांटें तो ये जो सिद्धांत है ये आरंभिक सिद्धांत है। दोनों द्वैतवादी या एक तारक परिकल्पना, द्वैतवादी परिकल्पना जो है, ये दोनों ही आरंभिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। और आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग एक थ्योरी है, तो उसको जो है आज सर्वमान्य जो है देखा जाता है। तो ये 3 तरह के जो बेसिक सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आरंभिक जो सिद्धांत है इन दोनों के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये सब बात समझ में आ रही होगी। तो पहली परिकल्पना है अद्वैतवादी परिकल्पना है। तो ये परिकल्पना है, इस परिकल्पना के अनुसार जो पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति है, सूर्य और पृथ्वी, हमारे सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। इनका बेसिक कंसेप्ट यही है। तो इसमें हम 2 प्रकार के सिद्धांत पढ़ेंगे, कांट की वायु राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो ये 2 थ्योरी हैं जो दोनों ही इसी से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांट की वायव राशि परिकल्पना। इसमें ये क्या कहने चाह रहे हैं, तो ये इमैनुअल कांट है। ये काफ़ी जर्मन के दार्शनिक हैं, और इसने गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके आधार पर एक परिकल्पना प्रस्तुत की है। इसके अनुसार ब्रह्मांड जो है दैव निर्मित आदि पदार्थ जो पूरे यूनिवर्स में बिखरा हुआ था, पूरे एरिया में बिखरा हुआ था, तो आपसी आकर्षण की वजह से ये एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से। और पुंज जो है इसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स के चारों तरफ फैलकर धीरे धीरे घूमने लगता है, और ये इसी तरीके से ही और वर्तमान में और धीरे धीरे ये क्या है, ग्रहों और उपग्रहों का रूप ले लेता है। जो इसका सेंटर वाला पोर्शन होता है वो सूर्य बन जाता है, और जो इसके आसपास का जितना भी एरिया है वो सारे ग्रह उपग्रह बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार की फोर्सेस की बात कर रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल की और दूसरा अपकेंद्री बल की। तो इसमें 2 प्रकार की फोर्सेस की सहायता से इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में, जो काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो ये बहुत ही ज्योग्राफी में जो है बहुत ही अच्छे विचारक माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है लाप्लास, ये एक गणितज्ञ थे, तो जिन्होंने
पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इन्होंने एक परिकल्पना दी थी। खाली आपसे निहारिका परिकल्पना के विषय में पूछा जा सकता है। नेबुलर जो हाइपोथेसिस है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो लाप्लास ने किया था। अब इस थ्योरी में क्या ये बोलना चाह रहा है, तो इनके अनुसार जो है ये कंप्लीट जो हमारा यूनिवर्स है ये जो कुछ विशेष प्रकार के जो मैटर था या पदार्थ था, जिसको हम जिन्होंने आद पदार्थ का है, वो पूरे एरिया में बिखरा हुआ था। और बिखरने के बाद ये एक सेंटर के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जो सेंटर वाला पोर्शन है वो सूर्य बन जाता है, और जो उसके आसपास का क्षेत्र है वो क्या बन जाता है, वो ग्रह उपग्रह बन जाते हैं। तो ये भिन्न प्रकार की आकाशगंगाएं हैं। तो इन आकाशगंगाओं में बहुत सारा मैटर घूम रहा था, जो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जो उसमें आ, ग्रहों और उपग्रहों और सूर्यों का रूप जो है वो लेना शुरू कर देता है। तो इसमें आकाशगंगा और निहारिका के विषय में बताया गया है। तो आकाशगंगा की शुरुआत जो है निहारिका से होती है। निहारिका जो बादलों का समूह है, ठीक है, और जो आकाशगंगा को जनरेट करता है, जिसमें जो है भिन्न प्रकार के तारे, उपग्रह, ये सब निर्मित होते हैं। तो सबसे बेसिक सबसे पहले बादल बनते हैं। बादलों से निहारिका उसका संयुक्त रूप है। जब जैसे ही वो बादल इकट्ठे होते हैं तो आकाशगंगा वो उसके बाद जो है भिन्न प्रकार के तारे बनने शुरू हो जाते हैं। और तारों के आसपास का मैटर जो है वो एक सीरीज में एक घूम रहा होता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा जो है भिन्न प्रकार के असंख्य तारों का समूह है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स चलता है। लाप्लास ने ये बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट है द्वैतवादी परिकल्पना जो है। इस परिकल्पना में जो है ये एक से अधिक तारों के संयोग से जो पूरा यूनिवर्स है, पृथ्वी है और जो हमारा सौरमंडल है, उनकी उत्पत्ति के बारे में ये बोलते हैं। तो इसके दो विचारक हैं, चैम्बरलिन और मोल्टन। तो इन्होंने जो है एक ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ ये आपके फाइनल पेपर में आ सकता है या ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो हरियाणा बोर्ड है तो उन्हीं से संबंधित है। हाँ, ऐसा है, दूसरे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा ले सकते हैं, लेकिन वो अपने बोर्ड के हिसाब से देखें उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो आगे हम चलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सूर्य है ये वाला, और सूर्य के पास से कोई बड़ा तारा जो है वो गुजरता है। तो गुजरने के बाद कुछ मैटर इसका और कुछ मैटर इसका, ये सूर्य के चारों ओर फैल जाता है और धीरे धीरे ये ग्रहों और उपग्रहों का रूप लेना शुरू कर देता है। बाद में ये दो विचारक हैं, जेम्स जीन और सर हरोल्ड जेफरी। ये दो विचारक हैं जिन्होंने इस विचारधारा का समर्थन भी किया था। तो लेकिन इस विचारधारा को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाई। ज़्यादा लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो है ऑटो शिम जो है, ये भी दो तारक विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो इनके ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंट्रा सेटर डस्ट हाइपोथेसिस या अंत तारक धूर परिकल्पना जो है ये ऑटो शिम की है। अब ये क्या बोलता है, ये कहते हैं जी, अब थोड़ा इसमें डिफरेंट है। ये कहते हैं जी इसके सेंटर में एक जो निहारिका नेबुला है, इसके सेंटर में, या आप कहो ये जो निहारिका है, ये इसके सेंटर में सूर्य था और इसके चारों तरफ जो है मैटर बिखरा हुआ था। अब वो मैटर बिखरा हुआ कहाँ से था, इसके बारे में ज़्यादा इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की है। तो ये कुछ जो सूर्य है इसके चारों तरफ जो है ये मैटर बिखरा हुआ था। और ये मैंने दो डायग्राम की सहायता से इनको बताने की कोशिश की है। तो दोनों की सहायता से आप समझ सकते हो। तो ये वाला जो है मैटर इसके चारों तरफ फैला हुआ था और धीरे धीरे जो ये सूर्य के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। सूर्य इसके सेंटर में है और जैसे ही ये मैटर इसके चारों ओर घूमता है तो घूमने के बाद ये ग्रहों उपग्रहों का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ये कहते हैं हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के विषय में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये विचारधारा में ये है। और ये सारा मैटर जो है ये आपको हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना हुआ है। ये वाली जो पूरी की पूरी तस्त्री है, ये इसके सेंटर में सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा।
इसीलिए मैंने ये 2 डायग्राम लगाने की कोशिश की है। तो इसके सेंटर में जो सूर्य है, इसके चारों तरफ जो फैला हुआ मैटर है, ये हाइड्रोजन, हीलियम और इस प्रकार का था। जैसे ही ये आपसी कण टकराते हैं तो एक दूसरे से की आकर्षण शक्ति की वजह से जो भी बड़ा मैटर है वो अपनी अपनी तरफ मैटर को खींचता है। तो खींचने के बाद वो उपग्रह या ग्रह बनने शुरू हो जाते हैं और सूर्य के चारों ओर रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑटो शिमन। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की जो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो विचारधारा है, तो उसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आधुनिक विचारधारा है, तो बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली जो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति है, तो ये एक्चुअली पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति जो है वो मानते हैं बिग बैंग सिद्धांत को, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा जो मैटर बना है, तो ये किस तरीके से ग्रह, उपग्रह या भिन्न प्रकार की आकाशगंगाएं बनी हैं, कंप्लीट प्रोसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं जॉर्ज लेमेत्रे। तो इसमें नाम नहीं मैं दे पाया हूँ, तो नाम लिख लेना, जॉर्ज लेमेत्रे। तो ये इस विचारक ने ये विचारधारा दी थी, तो जो पूरी तरह से लगभग सही साबित होती है। तो इनके अनुसार पूरा का पूरा मैटर जो है आ, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ था, जो धूल कणों और गैस कणों के रूप में था। और धीरे धीरे ये सारा मैटर गुरुत्वाकर्षण, जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो ये एक आकांक्षी गोले में एक बिल्कुल सुई की नोक जितना इकट्ठा हो जाता है। देखिए ये मानने में तो बात नहीं आती, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो जैसे ये इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होने के बाद इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है। जिस तरीके से ये मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है, तो ये एक विस्फोट हो गया, तो चारों तरफ जो है पूरा का पूरा मैटर फैल गया। तो ये घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की है। तो ये भी जरूरी है, ये पूरा पूरा सिद्धांत जरूरी है हरियाणा बोर्ड वालों के लिए। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट क्वेश्चन 5 नंबर का ये आपके सामने उपस्थित हो सकता है। तो विस्फोट के बाद थोड़े ही सेकंड के बाद जो है पदार्थ का विस्तार हो गया, और लगभग 3 मिनट की के अंदर ही पहले परमाणु का जो है निर्माण होता है। तो ऐसी कंडीशन में तो तापमान एकदम से गिर जाता है। अब ऐसा माना जाता है जो तापमान है वो एकदम से लगभग 4500 केल्विन के आसपास गिर गया, और धीरे धीरे परमाणुीय पदार्थ जो है उसका निर्माण होना शुरू हो गया, और ब्रह्मांड का विस्तार जो है लगातार होता रहा है और आज भी है। और इसको एडविन हम्बल, ये वाला जो हब्बल जो है, ये विचारक जो है, इसकी विचारधारा आपके सामने बार बार कही जा सकती है। इन्होंने जो है इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपसे पूछ सकते हैं किस व्यक्ति ने जो है बिग बैंग सिद्धांत को सपोर्ट किया है। तो आप सबसे पहला नाम है एडविन हब्बल। तो ये व्यक्ति जो है ये क्या बोलते हैं, ये समय के साथ इस विचारधारा को बिल्कुल सही एक्यूरेट मानते हैं। और ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद धीरे धीरे ये फैल रहा है। तो इस विचारधारा को इन्होंने समर्थन किया है, लेकिन ये गति थोड़ी कम हुई है, उसी गति से नहीं फैल रहा, लेकिन ये फैल रहा है। इस तरीके का प्रोसेस लगातार हमारे यूनिवर्स में होता ही रहता है। तो इस तरीके से ये जो विचारधारा पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। इसके अलावा 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, हॉयल एक नाम का विचारक था, जिन्होंने स्थिर अवस्था संकल्पना जो है, स्टडी स्टेट कंसेप्ट जो है वो दिया था, जो ये बोलता है ब्रह्मांड जो है किसी भी समय एक जैसा नहीं रहता है, तो ब्रह्मांड सदा ही परिवर्तनशील है। तो ये दोनों ही विचारकों ने इस विचारधारा का पूरी तरह से समर्थन किया है। तो कहने का भाव ये है, ये हॉयल क्या वो कह रहे हैं, जो यूनिवर्स है इसमें सदा ही चेंज होते रहते हैं। तो ये जो पूरी कंप्लीट 3 थ्योरी थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अब तारों की उत्पत्ति जो है, देखिए मैं इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा प्रत्येक पॉइंट को, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँगा कि ये किस तरीके से जनरेट हुए हैं। अब इन पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है। अब देखिए सूर्य जो है, जो सूर्य की जो लाइट है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या है, वो
दूरी तय करती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। और एक वर्ष में ये दूरी सूर्य का प्रकाश जितनी तय करता है, तो जितनी भी वो दूरी बनती है तो उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रकाश लाइट ईयर क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो आकाशगंगा क्या है? तो ये असंख्य तारों का समूह है, ठीक है। और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, आगे हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये हमारा डायग्राम है। अब देखिए, सबसे पहले ये बेसिक पदार्थ है, तो पूरे के पूरे एरिया में फैला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ये धूलकण और गैस के कण है। और ये कण जो है धीरे धीरे एक सेंटर की तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी तरफ जो है ये जाने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये मैटर पूरी की पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो इसके सेंटर वाला पोर्शन सूर्य बन जाता है, और जो ये इसके आसपास का रीजन है वो ग्रह उपग्रह भिन्न प्रकार के ये बन जाते हैं। तो ये कंप्लीट हमने पहले भी पढ़ा था। तो इस तरीके से ही माना जाता है विभिन्न प्रकार के जो तारे हैं, और जो इनका निर्माण हुआ है। जो सेंटर वाला पोर्शन है ये वाला इस तरीके से भिन्न प्रकार के तारों का निर्माण हुआ है। जो आसपास का मैटर इसके चारों ओर इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद वो इसके चारों तरफ घूमने लग गया। तो कुछ मैटर इन्होंने इनसे ले लिया, और जो आसपास का जो एरिया था उसमें जो मैटर था वो ग्रहों का रूप ले लेता है। इसी तरीके से ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आगे इसमें बताया गया है किस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सेम ही प्रोसेस इसमें फॉलो आपने करना है। तो इसमें तो आप पहले सूर्य के बारे में बता रहे थे, इस तरीके से मैटर इकट्ठा होता है, और वो मैटर धीरे धीरे सूर्य के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है, और वो ग्रहों सेंटर वाला जो पोर्शन है वो सूर्य है, और आसपास का जो पोर्शन है वो ग्रहों का रूप ले लेता है। तो ये तस्त्री जो है घूम रही है, इसी से ही क्या है भिन्न प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ ही चुकी होगी। इसके ऊपर बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये खाली लिखना है। जो आपके पास रिटन वर्क भी है तो आप लिख सकते हो। आवर सोलर सिस्टम, सौरमंडल जो हमारा है, तो निहारिका से ही ये कंप्लीट सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। ये बात तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी। और हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, जिसके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। तो इनको सीक्वेंस में ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं ये डायग्राम में। तो इन 8 ग्रहों, पहले ये प्लूटो भी ग्रह था, लेकिन ये नेपच्यून का जो है रास्ता काटता है, इसलिए इसको जो है ग्रहों की जो कैटेगरी उससे अलग कर दिया गया है, और ये अब बौना ग्रह इनको कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सौरमंडल का जनक निहारिका को कहा जाता है, जिसकी जो निर्माण की जो समय बिंदु है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले जो है ये निहारिका बनने की जो जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। और 4.6 से लेकर 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले की जो है ये ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये कंप्लीट बात जो है इसमें बता रखी है। तो ये आपको खाली ये नोट ही करना है। तो हमारे जो सौरमंडल के परिवार में 8 ग्रह हैं। इसके अलावा 63 उपग्रह हैं, और लाखों ही क्षुद्र ग्रह हैं जो ग्रहों के टुकड़े हैं, धूमकेतु हैं, और भिन्न प्रकार बात की मात्रा में धूलकण और गैस के कण हैं। ये पूरे के पूरे एरिया में ये फैल रहे हैं। तो सूर्य जो है इसको हम जान लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य जो है इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु जो है
वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से हीलियम में बदल रहे हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा मुक्त हो रही है और वो हमें ऊर्जा प्रदान लगातार कर रहा है। ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो हैं ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु जो है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में, काफ़ी लंबा इसका जो है साइकिल होता है, तो दीर्घवृत्ताकार में जो है ये घूम रहा होता है और ये विभिन्न प्रकार के ग्रहों का जो रास्ता है वो भी काटता है, इसलिए। और एक बात और है, इसके पीछे एक बड़ी पूंछ भी दिखाई देती है। तो लगभग 75 या 76 ईयर के बाद जो है ये हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है उल्काएं। जो ये धूल के या गैस के या चट्टानी कण हैं, मैं आपको भी मैप के ऊपर उसके डायग्राम के ऊपर दिखाऊंगा भी। तो ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जैसे ही वायुमंडल में हमारे में प्रवेश करती, तो प्रवेश करने के बाद वायुमंडल से घर्षण के बाद ये जलने लगते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा, तो यही टूटता हुआ तारा जो उल्का कहलाता है। क्षुद्र ग्रह, ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनकी कक्षा के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और ये जो है भिन्न प्रकार के ग्रहों से टकरा भी जाते हैं। तो इनको जो है हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एक बार डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस बेल्ट की बात हो रही है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये वाला जो रीजन में ये पथरीला से इलाका है, इसी की हम बात कर रहे थे। तो जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे हम चलते हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, और इसके आगे जो है बस थोड़ा सा ही रह गया, कंप्लीट कर लेते हैं। पृथ्वी, नेक्स्ट है पार्थिव ग्रह और ज्वलनीय ग्रह। तो ये वाले जो ग्रह हैं, मैं इसको लगाना भूल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो ग्रह हैं, ये सारे के सारे पार्थिव ग्रह हैं। आपको ये साइज में भी छोटे दिखेंगे। और ये वाले जो आगे वाले ग्रह हैं, इनको ज्वलनीय ग्रह बोलते हैं। तो आगे हम इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख लेते हैं। पार्थिव ग्रह जो है ये कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब भीतरी ग्रह हैं। इनको भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव इसलिए क्योंकि ये चट्टानी भाग से बने हुए हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का धरातल है, इसी तरीके से इनका धरातल है, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और ये पार्थिव ग्रह जो है, ये सूर्य के समीप होने की वजह से ज़्यादा इसमें गैसें संघनित नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से इनके में ज़्यादा वायुमंडल नहीं है। और आपको खाली पृथ्वी का ही वायुमंडल देखने को मिलेगा जो पूरी तरह से डेवलप हो पाया है, बाकी किसी का भी वायुमंडल नहीं है। आगे जो ज्वलनीय ग्रह हैं, इनमें जो आगे वाले कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति हैं, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये वाले ग्रह हैं जो इनको हम बाहरी या आउटर ग्रह भी बोलते हैं। तो इनको ज्वलनीय ग्रह बोलते हैं, और ये वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बृहस्पति की तरह गैसीय भाग से ज़्यादा बने हुए हैं, तो इसलिए इनको ज्वलनीय ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो है बेसिकली जो है गैसों से बने हैं। तो गैसों में इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ वायुमंडल इनमें देखने को मिलेगा आपको। और ये ज़्यादा दूरी होने की वजह से सूर्य से ये अपना वायुमंडल जनरेट कर पाए हैं, और अपनी वायु को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ये रोकने में सक्षम हो गए हैं। तो प्लूटो एक बौना ग्रह है, जिसको जो है ये एक संगठन है जिसका नाम आपसे पूछ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक गोलीय संगठन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये इसको बौना ग्रह जो है किसने घोषित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस संगठन की बात हम कर रहे हैं, जिन्होंने इनको बौना ग्रह की कैटेगरी में जो है इनको डाल दिया था। तो ये आप, आशा करता हूँ यहाँ तक आप कंप्लीट लेसन को समझ गए होंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर चुके होंगे। धन्यवाद।